इन साथियों, आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब शशि शरण के द्वारा लिखित एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक को विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से इतिहास क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 का पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 2 का जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि निम्न में से आखेट का अर्थ है। तो आखेट का अर्थ जो होता है वो शिकारी होता है। कि आखेट का अर्थ जो होता है, आखेट का दूसरा नाम शिकारी कहते हैं। तो ऑप्शन सी, इसका जो पॉइंट दिया गया है, लाइन दिया गया है एनसीईआरटी बुक का, क्या कर रहा है कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। उन लोगों को जानते हैं जो कि 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्रह, आखेटक मतलब शिकारी करके खाद्य खाने वाला जो सामान होता है, सामग्री होता है, वो संग्राहक मतलब जमा करके इस नाम से जाने जाते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़ियों पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे और इकट्ठा करके रखते थे। जब भोजन का जरूरत होता था तो उस समय वो भोजन कर लिया करते थे। तो इसी को क्या कहेंगे? आखेट कहेंगे। आखेट मतलब शिकारी करके, जो एक स्थान से दूसरे स्थान शिकारी करने के लिए जाते थे, फिर अपने जहाँ पर परिवार रहते थे, लोग रहते थे, वहाँ पर ला करके सभी मिल करके क्या करते थे, उसको खाते थे। निम्नलिखित में से आखेटक खाद्य संग्राहक भोजन का इस्तेमाल कैसे करते थे? तो कैसे करते थे? शिकारी करते थे, सही बात है। आखेटक क्या करते थे? शिकारी करते थे, ये सत्य है। मछलियों और चिड़ियों करते थे, ये गलत है, क्योंकि ये करते नहीं होगा यहाँ, मतलब मछलियाँ और चिड़ियों पकड़ते थे, तो ये भी सही है। मछली और चिड़िया का भी क्या करते थे? पकड़ते थे। यहाँ जो लाइन दिया गया है ये, ठीक है। फल फूल दाने पेड़ पौधे इकट्ठा करते थे, तो ये भी सत्य है। फल फूल दाने पेड़ पौधे इकट्ठा करते थे, तो ये भी सत्य है। तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम उन लोगों के बारे में जानते हैं। ये लाइन हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का सेम लाइन है, इसलिए इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि शिकारी खाद्य संग्राहक को किस कारण एक जगह से दूसरे जगह घूमना पड़ता था? मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाते थे शिकारी करने के लिए, कारण क्या था एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का? तो वो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ, ऑप्शन ए में क्या करा है, एक स्थान पर ज्यादा दिन रहने से भोजन समाप्त होने के कारण। सही बात है कि एक स्थान पर ज्यादा दिन तक अगर रहते थे तो भोजन क्या हो जाता था? समाप्त हो जाता था। दो को ऑप्शन दिया, दो ऊपर में दिया इसलिए ऊपर में देख रहे हैं कि ऑप्शन है कि नहीं। शिकारी के लिए जानवरों की तलाश में, शिकारी के लिए जानवरों के तलाश में, ये भी करते थे। जहाँ मतलब एक जगह जहाँ रहते थे वहाँ का अगर जानवर समाप्त हो जाते थे तो फिर दूसरे जगह जा करके खोजते थे कि कहाँ पर हैं जानवर, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था पानी की तलाश में। तो ये भी सत्य है, एनसीईआरटी बुक में पढ़ा चुके हैं कि पानी के तलाश में जब एक स्थान में पानी पूरी तरह से झील नदी ये सब अगर सूख जाता था तो क्या करना पड़ता था, ये लोग को दूसरे स्थान जाना पड़ता था पानी खोजने के लिए, और जहाँ पर पानी मिल जाता था वहीं पर फिर रहना शुरू कर देता था। तो ये भी सही था, यानी कि तीनों सही हैं। तो उपरोक्त सभी, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। सही बात है, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण, पहला कारण तो यह है कि जब समाप्त होता था क्या दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, और दूसरा कारण क्या है, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ठीक है, जब एक जगह का जानवर खत्म हो जाता था, शिकार खत्म हो जाता था, तो दूसरी जगह जाना पड़ता था ढूंढने के लिए, तो फिर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना पड़ता था, या उसके पास जो पालतू जानवर मवेशी हैं
गाय माल ये सब भैंस हैं, तो वो उसका जब चारा खाने के लिए उस जगह समाप्त हो जाता था जिस जगह रह रहे हैं, तो उसको चराने के लिए कहीं दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तो उसके पीछे पीछे ये लोग भी, मानव भी जाते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है, कि एक स्थान का फल फूल सब खत्म हो गया या मौसम उस वक्त इस स्थान में मौसम फल फूल फूलने का नहीं है, तो दूसरे स्थान जाते थे ताकि वहाँ का अलग मौसम हो और वहाँ पर फल फूल मिले। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश इधर-उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है, जब बारिश होता है तो झील और नदी पूरी तरह से पानी से भर जाता था, और कोई-कोई ऐसा झील होता है जो कि बिना बारिश का भी साल भर उस झील या तालाब, नदी या झरने में पानी रहता है। तो मान लीजिए कि जहाँ पर बारिश होगा तभी वहाँ पर पानी होगा, तो उस स्थान में जब बारिश नहीं होता था तो वहाँ पर नदी और झरने सूख जाते थे, तो पानी के लिए दूसरे स्थान जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये चौथा कारण। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? फल फूल काटने के लिए। एनसीईआरटी बुक जब दूसरा अध्याय पढ़िएगा तो उसमें औजार जो किया जाता था फल फूल काटने के लिए, फिर हड्डी और मांस को काटने के लिए, फिर जानवरों का खाल उतारने के लिए, या जानवरों का जो खाल होता है उसको सिलने के लिए भी, तो ये एनसीईआरटी बुक में दिया है। तो वही बोला कि फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस काटने के लिए, जानवरों का खाल उतारने के लिए, तो ये सभी सब दिया है, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। तो उसी एनसीईआरटी बुक का ये लाइन दिया गया है। क्या दिया है? इनमें से कुछ औजारों और औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुझे लगाकर भाले, मुझे मतलब लकड़ियों का जो है पकड़ने वाला जो होता है हाथ से, तो वो उसमें भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ जानवरों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजारों बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, तो ये सभी औजारों मतलब झोपड़ी बनाने के लिए भी इस औजार का काम करते थे, लकड़ी काटने के लिए भी काम करते थे, या किसी जानवर की खाल उतारने के लिए भी काम करते थे, या किसी हड्डी को काटने के लिए भी काम करते थे। तो ये सब औजारों का काम था। 5 नंबर में क्या करा? आरंभिक लोग ऐसी जगह क्यों ढूंढते हैं जहाँ अच्छे पत्थर मिले? ठीक है, जहाँ सबसे शुरू में जो लोग रहते हैं प्राचीन काल में, उस समय पत्थर ही क्यों ढूंढते थे? क्या कारण था? तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कारण है। पत्थरों से घर बनाते थे, ये गलत है। पत्थरों से घर नहीं बनाते थे। पत्थरों का उपयोग विनिमय कार्य में किया जाता था, ये भी गलत है। पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपकरण, ठीक है, मतलब वो औजार बनाते थे पत्थर से, इसलिए क्या ऑप्शन सी हो जाएगा कि औजार, क्योंकि ये पत्थरों का उपयोग विनिमय का क्या कार्य? विनिमय आदान प्रदान करने का तो पत्थर का कोई कार्य नहीं है, तो ये गलत है। पत्थरों से घर तो बनता नहीं है, तो ये भी गलत है। हाँ, कोई पहाड़ में अगर गुफा रहे तो वो गुफा के अंदर लोग रहा करता था। ठीक है, तो ऑप्शन, पत्थरों के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ऑप्शन ये सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उपकरण मतलब जो हथियार है, औजार है, वो बनाया करते थे। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु का काम करने के लिए पत्थर से ही शुरुआत होता था। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। ठीक है, चलिए भीमबेटका, क्वेश्चन नंबर 6 है। भीमबेटका का गुफाएं संबंधित है किसके लिए? किसके लिए संबंधित है?
रॉक पेंटिंग के लिए, वहाँ उस गुफा में पेंटिंग बना हुआ है। ठीक है। भीमबेटका आधुनिक जो मध्य प्रदेश में है, इस पुरास्थल गुफाएं में कंदराएं मिली। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास भीमबेटका गुफाएं रॉक पेंटिंग से संबंधित हैं। ठीक है, उसमें पेंटिंग किया हुआ है, चित्र बनाया गया है उस गुफा में भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कराएं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, क्या करा है, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे पूरा स्थल करते हैं। मतलब ये सही बोला कि जहाँ ये पुराना वस्तु के बारे में नहीं बता रहा है कि जिस स्थान में पुराना वस्तु, औजार ये सब मिलेगा तो उसे पूरा स्थल कहते हैं। ये सही है, ये करते लिख दिया होगा, कहते हैं, तो ये सत्य है। फिर जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। सही बात है, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव जो हुआ है वो मध्य पाषाण काल में ही पर्यावरणीय बदलाव हुआ है। एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का जो 2 अध्याय में है वो उसमें फुल डिटेल से दिया गया है, तो ये भी सत्य है। इसमें भी दिया है, ये यहाँ पर पॉइंट बना के। फिर ऑप्शन नंबर सी, आरंभिक लोग ने आग जलाना नव पाषाण काल में सीख लिख गए थे। ये भी सत्य है, नव पाषाण काल में ही जो है आग जलाने के लिए सीख गए थे। फिर राख का अवशेष कुरनूल की गुफा में मिलती है। ये भी सत्य है, राख का अवशेष जो है वो कुरनूल गुफा में मिलती है। सभी सत्य है। यहाँ क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य पूछ रहा थी। ये कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, क्योंकि सब सत्य ही हैं। अब इसका जो दिया गया है इंपॉर्टेंट लाइन वो देख लेते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। सही बात है, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सही बात है, समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा, ठीक है, यहाँ राख के, ये एनसीईआरटी के मानचित्र में है, एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। ये कुरनूल गुफा में क्या राख के, इसका मतलब आग उस समय जलाया करते थे। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। सही बात है, खतरनाक जानवर या शेर या हाथी जो भी है उसके सामने अगर मसाल में आग जला दिया जाएगा और उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे तो वो क्या आगे आगे भागते जाएंगे, तो इसको भगाने के लिए आग का प्रयोग करते थे। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उससे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। सही बात है कि मध्य पाषाण का दूसरा नाम मेसोलिथ, ठीक है, जो कि मध्य पाषाण युग में ही पर्यावरण का बदलाव हुआ है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। यानी कि 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। किसका, मध्य पाषाण काल को। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। इस समय का जो पत्थर जो था, औजार पाषाण का पत्थर का जो औजार बनाया गया था वो छोटे होते थे। ठीक है, इसलिए इसे क्या क्या कहेंगे, लघु पाषाण काल कहेंगे, लघु पाषाण कहेंगे। और इसको माइक्रोलिथ भी कहते हैं, छोटे। और छोटे कैसे बनाते थे वो, कैसे बनाते थे, एक कोर रहता था, और कोर मतलब बड़े पत्थर रहता था, बड़े पत्थर को कोर कहा गया, और उस बड़े पत्थर को मतलब उसको तोड़ करके नुकीला करके जो छोटा पत्थर बनाया जाता था उसका नाम फलक होता है। ठीक है, वो फलक का ही इस्तेमाल हुआ है कब, मध्य पाषाण काल में अधिक, और इसी फलक को कहते हैं माइक्रोलिथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस पुरा स्थल से राख का अवशेष मिलता है। तो किस पुरा स्थल से, तो ऑप्शन बी अभी पढ़े, कुरनूल से। ठीक है, यहाँ पर पढ़े कुरनूल से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि पढ़ चुके हैं।
निम्न में से आरंभिक लोग आग का उपयोग किस लिए करते थे? तो किस लिए करते थे? प्रकाश के लिए, सत्य है। मांस भूनने के लिए, ये भी सत्य है। खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, ये भी सत्य है। तो सभी हैं, तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है? बदलती जलवायु के कारण आरंभिक लोग के जीवन में कौन से बदलाव आए? कौन से बदलाव आए? एक नंबर में क्या करा है? कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे, जिससे जानवरों के संख्या में वृद्धि हुई। सही में घास का मैदान जब अधिक अधिक बड़ा बड़ा मैदान बनने लगे तो क्या जानवर भी उसका भोजन करके क्या करेंगे? उसका जनसंख्या में वृद्धि कराएंगे खुद को। तो ये सत्य है। फिर जानवरों को पालतू बनाने लगे। सही में आरंभिक काल में क्या? आरंभिक काल में ही जानवरों को पालतू बनाने लगे थे। सर्वप्रथम सबसे पहली बार जो जानवरों को पालतू बनाया था वो किसको बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। उसके बाद भेड़ और बकरी को बनाया था, फिर गाय को बनाया था। तो ये याद रखना है। फिर ऑप्शन 3 में क्या करें? कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ और धान अनाज उगने लगे थे। तो ये भी सही है। सही है कि क्यों? क्या सही है? कि गेहूं, हालांकि जौ और गेहूं उसके बाद धान। सही बात है कि गेहूं जौ एक ही हुआ। तो ये उगने लगे थे। और कहाँ पर उगे थे सबसे पहली बार जौ और गेहूं? तो याद रखना है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में भी है। और वो किस कौन सा पहाड़ी के निकट है? तो कीर्तन पहाड़ी के निकट है। तो याद रखना ये भी। और क्या याद रखना? कि धान का जो खेती हुआ था सबसे पहली बार काम हुआ था कोल्डियावा में हुआ था। तो ये भी याद रखना। तो ये भी सत्य है। फिर 8,000 साल पहले पशुओं को कृषि की शुरुआत हुई। तो ये गलत है। कौन सा पशु को कृषि की शुरुआत हो जाएगी? तो ये गलत लाइन दिया हुआ है। तो 1 2 3 सही है। 1 2 3 किसमें? ऑप्शन सी में। 1 2 3 ऑप्शन सी। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर, हालांकि इसका पहले एनसीईआरटी का जो लाइन दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बरसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है। जब जब जलवायु का मात्रा अधिक बढ़ गया या जलवायु का जो विकास हो गया तो वहाँ पर क्या होने लगे? बड़े बड़े मैदान में घास अधिक से अधिक उगने लगे। फिर वहाँ पर जानवर उसके कारण जानवर बढ़ने लगे, पालतू जानवर बढ़ने लगे। फिर जब जब वहाँ पर पानी का सुविधा होने लगे तो वहाँ पर क्या करने लगे? गेहूं, जौ, धान का भी खेती होना शुरू हो गया। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चे ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते थे। ये भी दिमाग लगाना शुरू कर दिए। पहले तो यूं ही उग गए, वहां से गिर गया अनाज तो उसको बटोरना शुरू कर दिया सभी लोग। और फिर दिमाग लगाने लगे कि आखिर ये होता कैसे है, कैसे इसको उगाया था। तो ये फिर धीरे धीरे सीखना शुरू हो गया। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। ठीक है। तो पहले बीज का तो पता नहीं था ये बीज है क्या है नहीं है, तो वो धीरे धीरे सीख गए ऐसे ही। उसके बाद वो क्या बन गए? कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के पास आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। वो कौन सा था? कुत्ते। यानी कि सबसे पहली बार जो पालतू बनाया गया था जानवर वो कुत्ता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है। धीरे धीरे वो क्या अनाज कुछ चारा दे देते थे और वो जानवर क्या आते थे? घर के किनारे आते थे, उसके पास आते थे। या मतलब बड़े जानवर जब उसको वहां से खदेड़ कर भागता होगा या रपेटता होगा वहां से पीछे पीछे, तो फिर वो दौड़ते हुए कहाँ मानव यानी कि आदमी के पास आते थे और वो उसको पकड़ करके रख लेते थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर
11 आरंभिक लोग सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? तो अभी पढ़े कुत्ता, ऑप्शन ए। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से आरंभिक काल के घरेलूकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये कथन देखना है कौन सा कथन सही है घरेलूकरण के लिए। ठीक है, चलिए। लोग उन्हीं पौधों और जानवरों को चुनते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक है, जो हिष्ट पुष्ट देखते थे जानवर उसी को अपने घर में पालतू बना करके रखते थे, और जो बीज होता था वही बीज को रखते थे जो कि जिस पौधा में कि अधिक बीज हुआ हो उसी बीज को अपने घर में रखते थे। तो यह सत्य है। फिर बी में बड़े दाने वाले पौधे को चुनते थे, ये भी सही, जिससे भरपूर मात्रा में अनाज उत्पादन किया जा सके, ये भी सत्य है। ठीक है, फिर 3 नंबर उन्हीं जानवरों को प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर हिंसक है। ठीक है, हिंसक हो। तो हिंसक तो कोई नहीं चुनेगा। अब कोई अगर मार दे किसी आदमी को तो ये सही बात नहीं है। कोई भी शेर ये सब को तो पालतू नहीं बना पाएगा, इसलिए गलत है। कुछ ये 4 में क्या करें? कृषि के अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें गेहूं या जौ है। सही है, गेहूं जौ ही है सबसे प्राचीन फसल, तो ये सही है। तो कौन कौन सा सही है? 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ए में ही है, तो ये ऑप्शन ए सत्य हो गया। ठीक है, तो अब ये एनसीईआरटी का जो लाइन दिया गया है इसको पढ़ते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है, जो देखभाल करने के लिए और पौधे उगाने के लिए ही उसका नाम क्या दिया गया है? घरेलूकरण कहा गया है इसको। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। ठीक है, वो जानवर जंगली जानवर से अलग रहते थे, जो जो घर में रहने लायक हैं वो जंगली जानवर से अलग रहते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। वो बीमार ना हो उसी जानवर या पौधे को क्या करते थे? चयन करते थे। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंडले अनाज के पक्के दाने के भार को संभाल सके। अब ये नहीं कि अनाज बहुत बड़ा बड़ा है और उसका डंडले मतलब पौधा का जो उसका तना होता है वो क्या हो? कमजोर हो, तब क्या हो जाएगा? पूरी तरह से जमीन में सड़ जाएगा और फिर अनाज सड़ जाएगा। इसलिए उसका डंडले भी क्या रहे? मजबूत रहे। तो ये सबको चुना करते थे। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। अभी तो चलिए मार्केट में बहुत सारा हाइब्रिड आ गया धान, तो वो सब क्या कर देते थे? वो सब हम लोग खरीद करके फिर अपना धान को बो देते थे। लेकिन इससे 10 साल पहले 20 साल पहले क्या होता था? अपने घर के दादा जो हम लोग दादा दादी हैं वो सब क्या करते थे? मतलब पहले से ही जब अभी जैसे धान का समय है, धान हो गया है, जब उसका ढगाने का टाइम होता है, उगाई का कम टाइम होता है, तो उसको मतलब अलग जगह पे जो अच्छा धान होता था उसको अलग जगह पे क्या कर रखते थे? सही से इकट्ठा करके रख देते थे ताकि मतलब पिछले साल आने वाले जो साल हैं उसमें क्या करें? उसी धान को बोएं। ठीक है, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हो, उसी को चुना जाता था जो मारपीट नहीं करता हो। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है, पालतू जानवर का दांत और सींग क्या होता था? छोटे होते थे। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सी जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का? ये एनसीईआरटी बुक में कल ही पढ़ाए थे, उसमें
उसका चित्र भी दिया है। एक बड़ा दांत था, बड़ा बड़ा दांत था, और एक तरफ छोटा छोटा दांत था। तो उसमें क्या, जो बड़ा बड़ा दांत था वो जंगली सुअर था, और जो छोटा छोटा दांत था वो पालतू सुअर था। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। ठीक है, जो भोजन करते हैं, अगर ये सब प्रक्रिया पहले नहीं पता होता तो अभी हम लोग को पता नहीं रहता। तो हम लोग भी उन्हीं की वजह से हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ठीक है, निम्न में से कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो 12,000 वर्ष पहले हुई थी। ये तो अभी देखें। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी ऊपर में, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आरंभिक काल में मानव अनाज का उपयोग किस रूप से करते थे? किस रूप से? उपहार के रूप से। सत्य है, उपहार मतलब अनाज जो है उपज करके अन्य व्यक्ति को भी देते थे। फिर बी नंबर में भंडारण के रूप से, सही में इसको उगा करके रखते थे। फिर सी नंबर में खाद के रूप में, ये भी सही है। उस अनाज को क्या करते थे? भोजन के रूप में प्राप्त करते थे। ये तीनों सही हैं, यानी कि ऊपर उपयुक्त में से सभी। फिर ये था क्वेश्चन 14। अब क्वेश्चन 15 देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में। ये चारों के लिए हम लोग क्या करते थे? उपज। उस समय क्या करते थे? उपज करते थे। निम्नलिखित में से औसत्य कथन का चयन करें। 15 नंबर क्वेश्चन में औसत्य कथन का चयन करने के लिए बोलना है। तो कौन सा है? एक नंबर में क्या कह रहा है कि पशुपालन एक भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो यह सत्य है। पशु का जो पालन करता था, क्या एक भोजन करने के लिए एक भंडारण है। भंडारण मतलब अगर कोई बकरी को पाला करता था, या उसी में से जो पठा होता था या खस्सी होता था उसको रखा करते थे, या सुअर को ही पाला करते थे। उसको जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, तो वही पाला हुआ जो जानवर है उसी को क्या करते थे? भोजन के रूप में उपयोग करते थे। फिर 2 नंबर में अनाज को भंडारण के लिए, तो इसमें असत्य बोल रहे हैं, तो सत्य है। अनाज को भंडारण के लिए लोगों ने मिट्टी में बड़े बड़े बर्तन या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। ठीक है, सही बात है। अनाज को भंडारण, अनाज को रखने के लिए क्या करते थे? मिट्टी का बर्तन बना करके रखते थे, और फिर गड्ढा खोद करके नीचे में भी रखते थे। ये भी। तीसरे में क्या करा है? कृषि और पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में मानी जाती है। कृषि और पशुपालन का जो शुरुआत होता है वो मध्य पाषाण में नहीं मानी जाती है, वो नव पाषाण में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये गलत है। फिर 4 नंबर में कृषकों और पशुपालन का साक्ष्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक पश्चिम और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो सही बात है। ये जो कृषक और जो है आधुनिक कश्मीर के क्षेत्र में, पश्चिम और उत्तर के क्षेत्र में, वही मेहरगढ़ के तरफ, ये किरथट पहाड़ी के तरफ क्या कहते थे? कृषक और पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले पाए गए हैं। तो ये भी 4 नंबर भी सही है। तो इसमें असत्य बोल रहे हैं, तो असत्य एक ही है, 3 है, जो कि केवल बी में है। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, जो कि हम लोग दादी दादा के समय में क्या वो बर्तन बना करता था, उस समय भी बना करता, हम लोग खुद देखे हैं। तो वो क्या उसका नाम क्या है? कोठी कहते हैं देहाती रूप में। तो वो बड़े बड़े बर्तन बना करके उसी में धान या चावल रखते थे। टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन का संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? ठीक है, अपने जवाब का कारण बताओ। क्या आप लोग को लगता है कि वो शिकारी के लिए या भोजन के लिए ही शिकारी मतलब शिकार करके भोजन संग्रह करने के लिए वो बर्तन बनाए होंगे? तो ऐसा नहीं ना, कोई जानवर को मार करके उस गड्ढा में भर के रखेंगे या मिट्टी का बर्तन में रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो अनाज रखने के लिए ही बनाए होंगे। तो वही बोले, आप विचार कर सकते हैं इसका। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की
जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, यही अगर गाय को पालेंगे तो क्या कर सकते हैं, वो मतलब दूध भी देते हैं। यह नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। अगर सुअर को, बकरी को, ये सब को पालेंगे तो क्या होगा, मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ये भी सत्य है। जब अभी भोजन करने का जरूरत नहीं है वो सब, तो अभी दूसरे जगह अनाज है तो क्या करते हैं, उसको पशु को पालन करके रखते हैं। जब अनाज खत्म हो जाएगा या भोजन करने का कोई दूसरा माध्यम नहीं है तो वही पशु को क्या करते थे, भोजन के रूप में उसका प्रयोग करते थे। मानचित्र 2 में पृष्ठ 12 देखो, क्या तुम्हें कई नीले पर वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ये सब चीज क्या क्या, ये सामग्री यानी कि जो भंडारण करके रखने का जगह है, यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में रखे गए हैं। गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहेंगे, गर्तवास कहेंगे। यानी कि घर, मिट्टी के अंदर अगर जो घर बना करके रहता है उसको क्या कहेंगे, गर्तावास। गर्त मतलब भूमि के अंदर, वास मतलब आवास मतलब रहने का जगह। ठीक है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों को के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जोहाम में, वर्तमान कश्मीर में अभी के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। ठीक है, जब ठंड होता था तो वो क्या, कहाँ चले जाते थे, गर्तावास में चले जाते थे। निम्न में से कहाँ लोग गड्ढे बना करके, अभी तुरंत देखे बुर्जोहाम में, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये अभी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, वह स्थान जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाने और भेड़ बकरी पालने सीखा है, वो कहाँ है, तो मेहरगढ़ है। तो ये तो नहीं पढ़े, चलिए पढ़ाते हैं। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री, हालांकि बोले हैं कि ये स्थान में जौ, गेहूं और जो है बकरी पालन, पशुपालन भी हुआ है। स्त्री पुरुषों ने इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं और भेड़ बकरी को पालना शुरू किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेषों मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में क्या, चौकोर और आयताकार घरों का अवशेष मिला, ये सत्य है। ठीक है, और फिर क्या करें, मृत्यु के पश्चात मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं, ये भी सत्य है। और एक चीज क्या, मृत्यु के पश्चात में लोग उसके साथ क्या, एक जानवर, पालतू जानवर को भी गड्ढे में डाल देते थे, दफना देते थे, ये भी याद रखना है। तो एक और सी दोनों सत्य हैं। यहाँ बोल रहे हैं सही कथन चुने, तो ये सही कथन 1 और 2 दोनों हैं, तो ये ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, क्या करें, मेहरगढ़ इसके अलावा चकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं, सही बात है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, ये भी सही है। प्रत्येक घर में क्या, कितना कमरा रहते थे, 4 या उससे अधिक रहते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की अस्थियां हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों के मृतकों के साथ कुछ सम्मान भी रखे जाते थे। सम्मान मतलब सामान भी रखे जाते थे, और क्या, उसके साथ एक पालतू जानवर भी रख दिया करते थे कि जब वो आगे जीवन है, मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो वो कहाँ, दूसरे जीवन में जाने के बाद वो वहां पर उसका भोजन भी ये साथ जाएगा। क्या करा, निम्न में से किस स्थल से एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया जाता है, ये कहाँ होगा, ये होगा मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में क्या करते थे, अभी बताया ना कि कहा जाता था कि मृत्यु के बाद भी एक और जीवन है, इसलिए उसके साथ क्या भोजन, अगले जीवन में क्या खाएंगे, उसके साथ क्या, एक पालतू जानवर भी उसको दफना दिया करते थे, तो वो बकरी को दफना देते थे। अब क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 20 तक ही था, चलिए इसका देख लेते हैं। मेहरगढ़ में एक ऐसी कई कब्रों मिले हैं
एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। जब अगला अगला जन्म जो होगा ना, परलोक यानी कि दूसरे जीवन में जन्म जो हो रहा है, तो उसके लिए उसके साथ भी ये बकरी भी चला जाएगा और वहीं पर वो भोजन करेगा ये इसका। इसलिए वो क्या कर देते थे, उसके साथ एक बकरी का भी दफना देते थे। तो ठीक है, तो आज ये अध्याय 2 का एक ही वीडियो में समाप्त हो गया क्लास। अब हम लोग अध्याय 3 आरंभिक नगर को नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही।